नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। और हाँ, यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10th हिंदी मासिक परीक्षा में भी मिलेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको हूबहू इसी तरह हिंदी में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुणाकर मुलो, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1800, ऑप्शन डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पे हुआ था, किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नलिनी बिलोचन शर्मा। प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना में। विष के दांत पाठ की विधा है। विष के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी व्यक्ति चरित्र, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी कहानी। कहानी। ऑप्शन नंबर डी सही है, विष के दांत क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी गुणाकर मुलो, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुणाकर मुलो। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मुलो। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए सही है, देवनागरी लिपि।
भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन डी गुनाकर मुलो। तो गुनाकर मुलो, ऑप्शन नंबर डी सही है, गुनाकर मुलो। हिंदी तथा इसकी विधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? जहां हिंदी दिया हुआ है तो डायरेक्ट मारिए देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी सही है, देवनागरी लिपि। प्रश्न है धारा नगरी के कौन परमार शासक वेदानुरागी थे? भोज, ऑप्शन नंबर बी सही है, भोज। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, महादेव, शैलदेव, रामदेव। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था देव, ऑप्शन नंबर ए सही है, देव। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ये तो आप सभी पहले से जान रहे हैं, देवनागरी लिपि। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सरहद पाद की। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो आप सभी पहले से जानते हैं कि रामायण जो है कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत की है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं। प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुनाकर मुलो। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक रचयिता कौन है? गुनाकर मुलो, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है हिंदी तथा इसकी विधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए सही है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भो का उच्चारण स्थान क्या है? यानी भो जो बोल रहे हैं हम, मतलब कहाँ मुंह में काम कर रहा है, तो भो यानी होठ सट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, होट्स। अगला प्रश्न है लो कौन व्यंजन है? लो कौन व्यंजन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंतरत व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो युग्मक की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय जोड़ आशय, महाशय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है एकमात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो हस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अक्षोत्रोज्ञों कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऊंचाई। ऊंचाई जो है शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में विस्थापित बोधक चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9 नंबर का। अगला प्रश्न है, जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्र शब्द क्या है? अम्र शब्द क्या है? तो तमस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भागवती। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, भागवती। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कारण कारक का। अगला प्रश्न है 16 नंबर, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? नदियाँ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है आपका, दुखी लोग की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोग का मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण क्या है? तो इस प्रश्न उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पारिवारिक। परिवार शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पारिवारिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल्य क्या है? क्रिया का मूल्य क्या है? तो धातु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवम आ रहा होगा किस काल का है? तो आ रहा होगा तो भविष्य काल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कर्म क्रिया। सक कर्म क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या खाया किस क्रिया का उच्चारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से भी। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु आर हुद्रुज किनकी रचना है? तो भीमराव क्षुद्रुज, सॉरी दोस्तों, आप प्रश्न था हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न है, लेखक अनिल विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो सुशील। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरिधर का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाकिफ शब्द का अर्थ होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में लिपिजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
18 के उम्र में, 18 की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 18 की उम्र में। अगला प्रश्न है हैकर्स क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है नृवंश विधा का संबंध किससे है? नृवंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीथक का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल सही है, अलातक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलातक। अगला प्रश्न है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूरोप में। अगला प्रश्न है टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, साहित्य। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेशमी वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवन्यों क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुणाकर मूलो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों इसमें कोई भी टिक लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि 1999 में दिया गया था, तो इसमें कोई भी टिक लगाए होंगे तो आपका सही हो जाएगा, इसमें नंबर सभी को मिलेगा। नौबत खाने इबादत शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सी विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, व्यक्ति चरित्र। अगला प्रश्न है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति को क्या करने की कोशिश करता है? तो बहिष्कार करने की कोशिश करता है, तो जिंदा उसका संस्कृत नहीं रह सकता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो वह खा चुका था, तो भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 भेद। अगला प्रश्न है वह शब्दकोश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपसर्ग। अगला प्रश्न है सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समझौता शब्द में पर्याय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, औता। अगला प्रश्न है अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उपेक्षित, ऑप्शन नंबर सी सही है, उपेक्षित। अगला प्रश्न है संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मेल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर कौन समास है? तो कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्मधारय। अगला प्रश्न है शिव पार्वती कौन समास है? शिव पार्वती कौन समास है? तो द्विंग समास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य के उस
उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देता है किंतु पूरा अर्थ नहीं देता है, क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पदबंध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पदबंध। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरल। सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अभिलाषा। अभिलाषा। ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिलाषा। हाँ, कि मगंगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो नाजमम्मा के साथ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो पंजाबी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर डी सही है, लक्ष्मी का। अगला प्रश्न है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको सीता को। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीता को। अगला प्रश्न है, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? मीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, मीरा। अगला प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठक में अम्लराज को कितने नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले दिन पामपत्ती को क्या था? पहले दिन पामपत्ती को क्या था? बुखार। ऑप्शन नंबर डी सही है, बुखार था। अगला प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माँ जी ने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा, माँ जी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो सुजेता की। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुजेता की। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? सुजेता की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महाराजा यति किशोरी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसका कहा है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रम विभाजन भीमराव अंबेडकर। आप लोग बहुत अच्छे से याद किए होंगे। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह लिया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो विष के दांत तो मिल रहा है यहाँ, तो यही आप सभी भी मारे होंगे टिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। ऑप्शन नंबर सी सही है, किशोर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, मेघदूत
मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नाखूनों को बहरना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो पाश्विक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। ऑप्शन नंबर सी सही है, देव। अगला प्रश्न है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है, जैन धर्म यानी जैन्य का। अगला प्रश्न है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवाई गोरखे की। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहादुर शीर्षक किसकी पाठक की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहादुर की माँ के पास। अगला प्रश्न है बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगलध्वनि का संपूरक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चैता की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह खान का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो शिष्ट तरीका। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिष्ट तरीका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं की संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियां, यह किस कविता का कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रस खान। ऑप्शन नंबर सी सही है, रस खान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिकान किसे कहा? तो कृष्ण राधा को। ऑप्शन नंबर डी सही है, कृष्ण राधा को। अगला प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेमधन
सर्व स्व से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युगपत किस कविता की रचना है? युगपत किस कविता की रचना है? युगपत किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। युगपत किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचिता किस काव्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जनपद में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो धनानंद का, ऑप्शन नंबर डी सही है, धनानंद का वध किया था मीर मुंशी ने। अगला प्रश्न है, 30 कोटि सल्तनत नगन तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत माता, ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत माता। 30 कोटि सल्तनत नग्न तन, यह किस पंक्ति है, किस कविता की? तो भारत माता की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उद्देश्य का जय घोष है? तो जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। प्रश्न है, एक बूंद साहस उछाली किसकी रचना है? प्रश्न है, एक बूंद साहस उछाली किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संज्ञावाचक, क्योंकि इसमें 50 हाथी यानी कि गिनने की बात है और तो संख्या आ रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन मुझसे किताब लिखता है, मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, यह किस काल का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भविष्य काल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भविष्य काल। अगला प्रश्न है, ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचय है, क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, योग रु शब्द, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ओ। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दलित परिवार में, दलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डाउस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण्य या वैदिक धर्म की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ब्राउन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पर्यंत्र मानव का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आधुनिक मानव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में
लगने वाला समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर्ग वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। अगला प्रश्न है, चो का उच्चारण स्थान क्या है? चो का उदाहरण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनंत सअस्त व्यंजन कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लो। अगला प्रश्न है, एकमात्र स्वर्ण निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ह्रस्व स्वर्ण, ह्रस्व स्वर्ण। अगला प्रश्न है, मुक्त क्षार की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्त क्षार की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि जोर अपि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राण, प्राण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिन्ह में इकाहा उदाहरण चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, त्रो क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी सही है, संज्ञा। अगला प्रश्न है, गायक शब्द में प्रयत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अक। अगला प्रश्न है, तालु शब्द का विशेषण होगा? तो तालु शब्द का विशेषण होगा तलव्यू। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, संधि में कितने योग होते हैं? संधि में कितने योग होते हैं? तो 2 वर्णों के योग होते हैं। 2 वर्णों के योग, 2 वर्णों का योग होता है संधि में। संधि में प्रश्न था आपका, संधि में किनका योग होता है? तो संधि में किनका योग होता है? तो 2 वर्णों का योग होता है, 2 वर्ण का, 2 वर्ण का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें पूर्व पद की प्रबंधता हो और समास पद अवयव हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवयव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वह बाजार की ओर आया होगा? वह बाजार की ओर आया होगा तो क्रिया पदबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिया पदबंध। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, केचुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है एक दांत, एक दांत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अस्तिक। अगला प्रश्न है,
उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुप्त बात को प्रकट कर देना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गगन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विगत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिराग तले अंधेरा लोकती का अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा लोकती का अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरे लोकती का क्या अर्थ हो जाएगा? अपनी बुराई नहीं दिखती। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है त्रिपद कौन सा समास है? तो द्विक समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पयोजोरधर। अगला प्रश्न है आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुल्लिंग। वाष्प क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। वाष्प क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लड़के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यज्ञ या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कारक। अगला प्रश्न है मैं पर किस कारक की विभक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो आपादान कारक, आपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में कितने स्वर नाम है? तो 11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 11। अगला प्रश्न है मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिख धर्म का। अगला प्रश्न है कवि धनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? कवि धनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी सही है, नादिर शाह। अगला प्रश्न है 93 नंबर संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रस खान। अगला प्रश्न है आपका मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95 नंबर है तुर्की के महाकवि नाजिम
हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहले पुस्तक के रूप में किया? तो आज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आज्ञा। अगला प्रश्न है, कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्यामनंद किशोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 97 नंबर, पंक्ति से उतर जाता है उसका रब, किस कविता की पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अक्षर ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी का मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, धनानंद किस धारा के कवि थे? तो रीतिमुक्त धारा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट नंबर, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1855 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी का कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना आप सही बना करके आंसर आए हैं, कमेंट जरूर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।